वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस श्रेया इंटरनेशनल स्कूल। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज आप मेरे साथ में करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म। हम बात करेंगे भारत के क्या विचार है यूनाइटेड नेशन के बारे में। यूनाइटेड नेशंस को किस तरह से भारत चाहता है कि आगे आकर यूनाइटेड नेशन किस तरह से काम करे। तो भारत अपनी तरफ से यूनाइटेड नेशन को, संयुक्त राष्ट्र को समर्थन देता है और वो चाहता है कि जो संयुक्त राष्ट्र और मजबूत हो, इस तरफ वो बदलाव इस आधार पे देखना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र जो बदलती हुई परिस्थितियों के अंदर संयुक्त राष्ट्र को मजबूत होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए। इसी के साथ में संयुक्त राष्ट्र का जो और प्रोएक्टिव रोल होने की बात भारत करता है। भारत चाहता है कि जो विश्व के सभी देश हैं उनके बीच में एक परस्पर मेलजोल की भावना है, वो स्पिरिट है, उसको डेवलप करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को आगे आना चाहिए। इसी के साथ में भारत का ये भी सोचना है कि जब तक विश्व के देशों का डेवलपमेंट नहीं होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, तो आप विश्व की जो शांति है उसके बारे में विचार करना व्यर्थ है। यानी कि भारत जो है विकास की जो प्रमुखता है उसको काफी इंपॉर्टेंस देता है। भारत सोचता है कि जो यूनाइटेड नेशन है, यूएनओ है, उसको इस दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। इसी के साथ में भारत को कुछ चिंताएं भी है जो यूएन की संरचना से ले सके, उसका जो निर्माण है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, या फिर उसके आप साफ से बात करें तो उसके अंदर जो सदस्यों की जो संख्या है, अगर हम देखें जो परमानेंट मेंबर की अगर बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र के P5 ही है। जो संयुक्त राष्ट्र का 1945 में जब इसका संगठन हुआ, जब बना, और उससे लेकर आज 2020 तक संयुक्त राष्ट्र के जो जिनके पास में वीटो पावर है, जो परमानेंट मेंबर है, वो 5 ही स्टार्टिंग में थे। जो ताकतवर देश जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध को आप कह सकते हो, जो द्वितीय विश्व युद्ध को, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीत कर निकले थे, विक्टोरियस हुए थे, वो ही परमानेंट मेंबर्स हैं। इसी के साथ में एक देखते हैं कि 1965 में जो टेम्परेरी मेंबर थे, जो अस्थायी मेंबर थे, उनकी सदस्य संख्या को देख तो बढ़ाकर 11 से 15 कर दिया गया है। लेकिन जो ये देखो 11 से 15 कर दी गई है, लेकिन जो स्थायी मेंबर्स है, जो परमानेंट सदस्य हैं, उनके बारे में आज तक जो संयुक्त राष्ट्र की जो एक सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके मेंबर्स को अभी तक बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा गया है। तो ये भारत के लिए काफी चिंता की विषय है। इस सब्जेक्ट के ऊपर भारत चाहता है कि जो संयुक्त राष्ट्र की जो एक सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है ना, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो परमानेंट मेंबर्स हैं, P5 है, उनकी संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही भारत का ये भी सोचना है P5 ही क्यों, जो टेम्परेरी मेंबर्स है उनको भी बढ़ाया जाना चाहिए। अस्थायी सदस्य की जो संख्या है वो भी 15 है। 1965 के बाद में कोई विस्तार नहीं हुआ है। देखिए, जब संयुक्त राष्ट्र संघ के आज के दिन अगर आप मेंबर की बात करते हैं तो टोटल वी डू हैव 193 मेंबर्स, ठीक है ना। तो आम सभा के अंदर इतने मेंबर होने के बावजूद, जबकि विश्व के ज्यादातर जो कंट्री है डेवलपिंग कंट्री है, और अगर संयुक्त राष्ट्र किसी तरह का भी डिसीजन लेता है, कोई भी यूएनओ के अंदर जो प्रपोजल जाता है, प्रस्ताव पारित होता है, तो विकसित देश जिनका की रिप्रेजेंटेशन जो संयुक्त राष्ट्र में है बहुत कम है, और उनके ऊपर भी जो यूएन का जो डिसीजन का इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस वजह से भारत का सोचना है जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको भी रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। अगर 7 शब्दों में शॉर्ट एंड क्रिस्प में बात करें तो भारत का सोचना है कि जो यूएन को है और रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहिए,
और जो है उसमें रिप्रेजेंटेशन बाकी देशों को भी मिलना चाहिए। अब बाकी देश के साथ में भारत भी अपनी खुद की जो दावेदारी पेश करता है कि भारत जो है परमानेंट मेंबर बनने के लिए एकदम फिट केस है। भारत को जो P5 के अंदर है इसकी जो एक्सपेंशन करते हैं तो भारत अपने आप में एक दावेदार के रूप में उभर कर आता है। अब वो कंडीशंस कौन सी हैं जो जिनको फुलफिल करता है? अगर बात करें तो 1995 के अंदर जो यूएन के उस तत्कालीन जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने कुछ निकाले थे कि भाई ये क्राइटेरिया है, ये मापदंड होगा जो कि यूएन के जो अगर विस्तार होता है परमानेंट मेंबर्स की बात करें या टेम्परेरी मेंबर्स सिक्योरिटी काउंसिल के, तो उनको ये जो कंडीशंस है अगर वो फुलफिल करते हैं तो उनकी जो मेंबरशिप को कंसीडर किया जा सकता है। तो अगर उस आधार पर भी अगर आज हम आपके साथ में बात करेंगे तो किस तरह से क्या भारत वो सभी कंडीशंस को पूरी करता है, भारत की दावेदारी जो है अपने देश की कहां तक जो यूएन के लिए उचित है। तो सबसे पहले तो देखो उन्होंने उसमें भी एक कंडीशन दी थी कि जो एक पॉपुलेटेड कंट्री होना चाहिए, उसकी आबादी ज्यादा होनी चाहिए। अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत जो है विश्व की 1/5 पॉपुलेशन भारत के अंदर है, तो अपने आप में भारत एक विश्व के अंदर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बड़ा देश है। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं आप लोग? ध्यान देते रहिए बेटा, बीच बीच में मैं क्वेश्चन पूछता रहूंगा और आपका काम है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट पोस्ट करके मुझे बताइए। और सेकंड अगर बात करें विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, वो कंडीशन थी उसमें, तो भारत अपने आप में देखा जाए तो विश्व के अंदर डेमोक्रेसी एक प्रजातंत्र देश है और डेमोक्रेसी जब से लोकतंत्र भारत में जो भारत के आजाद होने से आज तक कंटिन्यूअस यहाँ पे डेमोक्रेसी है। अगर देखा जाए तो बहुत सारे विश्व के ऐसे देश हैं जिन्होंने डेमोक्रेटिक को अडॉप्ट किया प्रजातंत्र को, लेकिन उनके यहाँ पर कभी डेमोक्रेसी तो कहीं डिक्टेटरशिप तो कहीं मिलिट्री रूल चलता रहा। ठीक है, लेकिन हमारे देश में आज तक भी डेमोक्रेसी प्रजातंत्र लोकतंत्र विद्यमान है। तो अपने आप में ये दो कंडीशंस को पूरी करता है और इस आधार पर अपनी दावेदारी पेश करता है। ठीक है, और साथ में बात करें तो आर्थिक शक्ति एशिया के अंदर चाइना के बाद में भारत ही है जो उभरती हुई जो आर्थिक शक्ति है। अब इकोनॉमिक कंडीशन भारत लगातार सुधार की तरफ है और आने वाले दशकों में भारत जो है एशिया के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर एक महा आर्थिक शक्ति उभर कर निकलने वाला है। कहा यह जाता है कि चाइना को भी क्रॉस कर देगा। इसी के साथ में अगर बात करें जो यूएन के अंदर भारत के रोल की बात करते हैं, जो यूनाइटेड के अंदर जो यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्स है, तो भारत का लगातार सहयोग बना रहा है यूनाइटेड नेशन के साथ में। जो दूसरे देशों के अंदर शांति को बहाल करने के लिए भारत की सेना को लगातार भारत देता रहा है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे सीरिया लोन हो, सूडान हो, लेबनान हो, कांगो हो, अनेक और बहुत सारे देशों में जहां पे आंतरिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वहां पर लगातार भारत जो यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्स जाती है उसके अंदर भारत भी शामिल रहता है। और शांति बहाल करने के प्रयासों के बारे में तो हमने बात कर लिया। लास्ट अगर देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में योगदान की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के बजट में भारत कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप लगातार जितना भारत कर सकता है उतना अपना कंट्रीब्यूशन लगातार देता रहा है। करेक्ट? तो यहां तक आप समझिए जो भारत किस आधार पर अपनी दावेदारी पेश करते हैं, वो जो क्राइटेरिया है, मापदंड है, कहां तक उन क्राइटेरिया को, मापदंड को भारत पूरा करता है, इस बारे में आपने देखा। इसके बाद में फिर हम बात कर लेते हैं भारत आखिर क्यों चाहता है कि यूनाइटेड नेशंस का जो है सिक्योरिटी काउंसिल का
परमानेंट मेंबर बने, किस आधार पर, उसको फायदा क्या होने वाला है। तो अपने आप एक सिंबॉलिक ये पहचान होती है जो परमानेंट मेंबर्स है विश्व के अन्य देशों के बीच में, उनका एक प्रभाव बन जाता है कि ये जो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल है उसके मेंबर हैं, और जो भी इंटरनेशनल जो भी कॉन्फ्लिक्ट है या आप बोलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, जो विदेशी मामले हैं उनके अंदर इन्वॉल्वमेंट उनका हो जाता है, अपना प्रभुत्व जो है दूसरे देशों के सामने उनकी एक पहचान हो जाती है विश्व के अंदर। कहीं भी अगर किसी तरह के विश्व के अंदर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, किसी तरह के सुझाव लिए जाने की जरूरत है, तो फिर परमानेंट मेंबर्स जो है इस तरह के लेते हैं। तो इसका जो विदेश नीति है भारत की, उसके अंदर भी डेफिनेटली भारत को फायदा मिलने वाला है। अब दावेदारी पेश करता है भारत, कंडीशंस हमने बात की वो सारे फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन विश्व के अंदर भारत का जो विरोध करने वाले देश भी हैं, जो भारत की दावेदारी का कुछ आधार है, उनका अपना सोचना है, कुछ देश उस आधारों पर, उन आधारों पर भारत की दावेदारी को जो नकारते हैं। फर्स्ट तो पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान ही नहीं, इनफैक्ट दूसरे देश भी हैं जो भारत की दावेदारी का विरोध करने वाले, लेकिन उनका कहना है कि जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उनके साथ उनके संबंध जो है इतने अच्छे नहीं है। तो अगर भारत यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका अगर उनको परमानेंट मेंबर्स में सदस्य दे दी जाती है तो अपना जो इफेक्टिवली रोल नहीं निभा पाएंगे, भारत के बारे में कहते हैं। कुछ देश हैं उनका ये कहना है कि जो भारत है और न्यूक्लियर पावर है, और इससे भी एक उनको खतरा लगता है कि भारत न्यूक्लियर स्टेट है, कहीं अगर P5 का जो मेंबर्स है उसमें अगर इनकी सदस्य मिल जाती है तो विश्व शांति को खतरा हो सकता है। लेकिन ये बात उनका दावा ठीक नहीं है, क्योंकि अगर देखें तो पीछे का जो रिकॉर्ड देखा जाए, भारत का इतिहास देखा जाए, तो पहला जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था 1975 से लेकर और आज तक जो है, देखो भारत ने इसको जो है अपने पीसफुल न्यूक्लियर को एक डिटरेंट के रूप में इस्तेमाल किया है कि हम पहले नो फर्स्ट यूज कि हम अपनी तरफ से किसी विश्व के किसी अन्य देश के ऊपर अपनी तरफ से पहले जो न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो भारत अपने आप में एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री है, उनका अपना विरोध करने का एक जरिया है। कुछ देश जैसे ब्राजील की बात करें, जर्मनी की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, ये सभी कंट्री ऐसे हैं, वो सोचते हैं कि विश्व के अन्य देशों का भी कहना है कि भारत के साथ में ये सभी देश भी हैं जो यूएन का अगर विस्तार होता है तो ये इनसे साथ में कॉम्पिटिटिव है, दावेदारी के लिए मुकाबले करते हैं। कौन कौन से देश हैं? ब्राजील हो गया, जर्मनी हो गया, या जापान हो गया, दक्षिणी अफ्रीका हो गया। ठीक है ना? फर्स्ट में ब्राजील, जर्मनी, जापान, दक्षिणी अफ्रीका, ये सभी दावेदार के रूप में हैं। और कुछ जो एक जस्टिफाइबल भी डिमांड है, उनका कहना है कि अगर यूएन का एक्सपेंशन, सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार होता है तो सबसे पहले जो साउथ अफ्रीका है उसका कहीं पर रिप्रेजेंटेशन P5 मेंबर में नहीं है, यानी कि कंटिनेंट वाइज वो देख रहे हैं। तो कंटिनेंट वाइज चाहे बात करें अफ्रीकन कंटिनेंट की बात करो या फिर बात करें साउथ अमेरिका की, तो यहां से कोई भी मेंबर नहीं है। और उनका ये कहना है कि अगर विस्तार होता है तो मेंबरशिप उनको भी दी जानी चाहिए। तो इन आधारों के ऊपर भारत और या फिर कहिए इस तरह की आपस में ये कंडीशन चलती रहेंगी, तो मुझे नहीं लगता, या फिर जो एक्सपर्ट्स है उनका भी ये मानना है कि आगे जल्दी आने वाले फ्यूचर में जो इसका यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार होने वाला है, ऐसा संभावनाएं कम लगती है। अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका है ये वाला, ठीक है ना? जो यूनिपोलर वर्ल्ड है, संयुक्त राष्ट्र का क्या रोल होगा इस तरह की कंडीशन में?
यूनिपोलर वर्ल्ड मैं फिर दोबारा से आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूं। जैसा कि जानते हो कोल्ड वॉर के बाद में जो 1945 से लेके आप कह सकते हो 1991 तक चली, जिसके एक तरफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत रूस, और ये बाइपोलर वर्ल्ड कह सकते हो, विश्व के अंदर दो शक्तियां थी और इन दोनों शक्तियों के बीच में द्वितीय युद्ध खत्म होने से लेकर और 1991 तक एक शीत युद्ध चलता है और अंत में जो है सोवियत रूस का 1991 में विघटन हो जाता है। वो अपने आप में अन्य 14 कंट्री के अंदर विघटित हो जाता है और उसके बाद में जो विश्व के अंदर सिर्फ एक ही शक्ति बचती है, दैट इज द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो हम बात कर रहे हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विश्व के अंदर एक कहीं तो यूनिपोलर वर्ल्ड है, सबसे ताकतवर देश है। तो इस कंडीशन में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का रोल निभा सकता है, यूएन जो है यूएसए को किस तरह से एक कंस्ट्रक्टिव रोल में ले सकता है, ताकि जो है उसकी जो दादागिरी है, आपने देखा यूनाइटेड नेशन को कई बार जो है आपने क्रिटिसाइज करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति, जो आज के दिन राष्ट्रपति है, उनको देखा होगा, यूएन को लगातार क्रिटिसाइज करते रहते हैं, उनकी बुराइयां करते रहते हैं, ऐसे स्टेटमेंट आते रहते हैं, या फिर पास्ट में भी इसी तरह का रिकॉर्ड है। यूएन को बहुत ज्यादा वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और यूएन से भी अपने आप को ताकतवर समझते हैं। तो अगर हमको इस यूनाइटेड नेशन को एक रेलिवेंट बनाना है, जो इस बदलती हुई परिस्थितियों में यूनाइटेड नेशन अपना काम करता रहे, इसका कुछ एक्टिव रोल हो विश्व के अंदर, कि किस तरह से हम जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को थोड़ा सा साइड में ले सकते हैं, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात सुने, उसकी बात माने, और क्या कारण है कि यूनाइटेड नेशन की बातें हैं तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नहीं सुनता है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि क्यों नहीं सुनता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बातें, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना। एक सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व के अंदर यही अभी एक महाशक्ति के रूप में बचा है। जैसे कि बात की हमने, जो सोवियत रूस के विघटन के बाद में यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया, इसके सामने कोई दूसरा देश नहीं है। बेजोड़ इसकी जो ताकत है, मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इकोनॉमिकली देखो, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देखिए, बेतहा मतलब आप वास्तव में इस चीज के लिए मतलब इट हैज टू बी प्रेज्ड, प्रशंसा की जानी चाहिए। जिस तरह का उनकी मिलिट्री का जो टारगेट है, जो सटीक एकदम बनाती है, दूसरा कोई नुकसान किए हुए जो टारगेट जिसको करना होता है उसको एकदम डिस्ट्रक्टिव जिस तरह से रोल निभाते हैं, तो बेशोधर इनकी मिलिट्री है, इसमें कोई शक नहीं। सैन्य ताकत, आर्थिक ताकत की हमने बात की, और जो संयुक्त राष्ट्र के अंदर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर माने या ना माने, जो इसका जो इन्फ्लुएंस है वो काफी है, क्योंकि जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल है उनको ये कह सकते हैं आप, अगर छोटे शब्दों में कहें तो, जब भी यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल का चुनाव होता है तो P5 में से कोई भी अपना निषेधाधिकार जो उनके पास में जो वीटो पावर है उसका इस्तेमाल करके और उसका चुना जाने को साइड में रख सकते हैं, यानी कि चाहे तो किसी को रोक सकते हैं। तो इस तरह से यूएन के अंदर इनका बहुत ज्यादा प्रभाव है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। ठीक है, समझ पा रहे हो, लंबा तो नहीं हो रहा है टॉपिक? अरे इंटरेस्टिंग लग रहा है भाई, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो आप लोग जो है ना, चाय पानी लेके बैठ जाया करो, चाहे स्नैक्स ले लो, और साथ में जब भी हम बात करते हैं तो वो चाय पानी आपकी कंटिन्यूअस चलनी चाहिए। ठीक है, मुझे बोलना है, मैं तो बोलता रहूंगा, आप लोग अपने घर में बैठे हुए काम कर रहे हो तो ऐसा कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि एक साथ आपको बैठना चाहिए, डेडिकेशन शिद्दत के साथ में काम करना चाहिए, और ये एक वक्त है जिसका आपको यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है ना, कंटिन्यूअस करें।
तो संयुक्त राष्ट्र का जो बजट की बात करें तो उसका जो टोटल बजट जो है उसका 20% कंट्रीब्यूशन अगर 2019 के फिगर देखा जाए तो 20%, 22 इनफैक्ट कंट्रीब्यूशन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। तो देखिए आप किस तरह से इनका इन्फ्लुएंस बना रहना चाहिए, जिस तरह से वित्तीय ताकत अपने आप में इनकी इकोनॉमी जो उसके अंदर बहुत अच्छी है अगर बात करें तो। साथ में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके जो ज्यादातर जो ब्रांचेज है, शाखाएं यानी मुख्यालय है, वो सारे के सारे ऑफिस कहां पर है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। ज्यादातर की बात कर रहा हूं, कुछ एक को छोड़ दिया जाता है। और इसी के साथ में जो ऑफिसर्स हैं, वहां के नौकरशाह हैं, वो भी अमेरिका के रहने वाले हैं, ठीक है ना। अमेरिका की जमीन पर सारे ऑफिस हैं, नौकरशाह अमेरिका के हैं। सेक्रेटरी जनरल को चुनने में इनका बड़ा रोल है। जो और जो सदस्य हैं, आम सभा के जो मेंबर हैं, उनको जो इसके मित्र राष्ट्र हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, अगर ऐसा कोई जो प्रस्ताव आता है यूएन के अंदर, ऐसा कोई प्रपोजल आता है जो इनके मित्र राष्ट्रों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, तो उसको ये अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको रोक देते हैं, पास होने से रोक देते हैं। तो इस तरह से यूएन के जितने भी जो आम सभा के जो मेंबर्स हैं, ज्यादातर कंट्री इसके इन्फ्लुएंस में रहते हैं। इनके मित्र राष्ट्र की बात करें या अन्य, तो इसके खिलाफ अगर आप देखा जाए तो कुल बात करें अगर कुछ शब्दों में, तो कोई कदम उठाने के लिए, कोई वोट डालने के लिए रेयरली ही कोई तैयार होता है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अपने आप में काफी इन्फ्लुएंस्ड है। लेकिन ये सब होते हुए भी अगर हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को कंस्ट्रक्टिव रोल में रखें, जो विश्व की जो बिरादरी है, जो दूसरे कंट्री है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के देश और यूएनओ, ये एक ऐसा मंच है जहां पर आप टेबल पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाहे वो कितनी बुराई करते रहे इसके बारे में, यूएन के बारे में, लेकिन इस टेबल पे लाके आप चर्चा कर सकते हो। विश्व में जो प्रॉब्लम्स है उनके अंदर उनका कंट्रीब्यूशन ले सकते हो। अगर आप चाहें कि भाई उनको बहुत ज्यादा रोल ना दे, तो मेरे ख्याल में वो भी जो इतना रिलेवेंट, अगर अमेरिका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं रहता है, की मेंबर नहीं, परमानेंट मेंबर नहीं रहता है, तो यूएन भी इतना रिलेवेंट नहीं रह पाता है। क्योंकि यूएन को जिस तरह की कंट्रीब्यूशन है, उनको अगर आप ध्यान में देकर देखें तो यूएन की रिलेवेंसी खत्म हो जाती है। उनका रोल कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। और साथ में हमारे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम अगर वही एक ऐसा मंच है जहां पर कोई भी राष्ट्र एटलीस्ट उसके बारे में कोई शिकायत कर सकता है, ठीक है ना, वहां पे उसके ऊपर चर्चा हो सकती है, डिस्कशन होगा, एक सेंशन मोशन पास किया जा सकता है। तो अपने आप में अगर आप ये देखिए कुछ नहीं है, तो उस कंडीशन में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का होना और आगे जो जिस तरह की प्रौद्योगिकी एडवांस कर रही है, आगे आने वाले जो परिस्थितियां जो बन रही है विश्व के सामने, तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन का भविष्य में भी बना रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से बेटे आज हमने देखा जाए तो दो टॉपिक, बड़े टॉपिक और बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खाली 12th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूं मैं, चाहे आप बात करो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या आप अपनी आम जिंदगी के लिए बात करो, ये सारे इंफॉर्मेशन हो सकता है। यू आर द इंटेलिजेंट पीपल, यू मस्ट हैव नॉलेज, इससे पहले भी आप जानते रहेंगे, बट एटलीस्ट इतना मान लीजिए, इतना स्वीकार कीजिए कि कुछ तो आपको उसमें ऐड, आपके पास में जो इंफॉर्मेशन है उसमें कुछ तो आपने ऐड किया होगा। फिर मैं अगेन दोबारा से आपको कह देता हूं, आप कंटिन्यूअस सीक्वेंस में अपनी वीडियो देखते रहिए और हर डे के जो डाउट्स है वो डेली पूछते रहिए, रोजाना का काम रोजाना करते रहिए। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।